खबर जालौन से है, जहां उरई कोतवाली पुलिस, एसओजी टीम और सर्विलांस टीम की संयुक्त कार्रवाई में मोटरसाइकिल चोर गिरोह के 2 चोर गिरफ्तार किए गए। वहीं गिरफ्तार किए गए चोरों के पास से 6 चोरी की मोटरसाइकिलें बरामद की गई हैं। साथ ही चोरों के खिलाफ सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई करते हुए जेल भेज दिया गया। आपको बता दें कि चोरों के खिलाफ पहले से ही विभिन्न थानों के करीब 16 मुकदमे दर्ज हैं। जालौन जिले के उरई कोतवाली क्षेत्र का मामला बताया जा रहा है। देखिए, आज कोतवाली उरई पुलिस को बहुत अच्छी सफलता मिली है। करीब 6 चोरी की बाइक बरामद हुई है। इसमें 2 अभियुक्त अर्जुन तिवारी और अमन उर्फ बाबी, ये 2 पकड़े गए हैं। शातिर वाहन चोर हैं, पुराना आपराधिक इतिहास भी रहा है इनका। इनके साथ में जो एक और था राकेश, वो मौके से फरार हो गया, उसकी तलाश चल रही है। इनका एक बहुत बड़ा गैंग है, इसमें कई और अपराधी हैं, उनके खिलाफ भी हम लोग कार्रवाई करने जा रहे हैं। ये हमारे यहाँ से चोरी हुई थी उड़ालखेड़ा से मोटरसाइकिल, वो मोटरसाइकिल बरामद हुई है। बाकी और भी मोटरसाइकिलों के विषय में उसका इंजन नंबर 66 नंबर के आधार पर जानकारी की जा रही है। और लोगों ने भी बताया जहाँ जहाँ से चोरी किया है इन्होंने, उस जगह को तस्दीक किया जा रहा है। और इनके विरुद्ध हम लोग जल्दी ही आरोप पत्र प्रेषित कर और गैंगस्टर की भी कार्रवाई अमल में लाएंगे। जालौन जिले की उरई कोतवाली पुलिस को अभी कुछ देर पहले अहम सफलता हाथ लगी है। दरअसल इस संबंध में हमारे पास जो अपडेट है उसके मुताबिक जनपद जालौन के उरई कोतवाली पुलिस, एसओजी और सर्विलांस टीम की संयुक्त कार्रवाई में एक मोटरसाइकिल चोर गिरोह के 2 सदस्यों को पकड़ा गया। इनके पास से 6 मोटरसाइकिलें बरामद हुई जो चोरी की गई। इस संबंध में जो और अपडेट है उसके मुताबिक उरई कोतवाली क्षेत्र के बजीदा मोड़ के पास से इन 2 मोटरसाइकिल चोर गिरोह के सदस्यों को गिरफ्तार किया गया है। इनके पास से जो मोटरसाइकिल चोरी बरामद हुई है, उनका उसके बारे में अपडेट मिली है कि जनपद और जनपद के अलावा अन्यत्र जनपदों से वो चुराई गई थी और उनको ठिकाने लगाया जाने वाला था। मुखबिर की सूचना पर आज घेराबंदी करके इनको गिरफ्तार किया गया है और उनके पास से मोटरसाइकिल बरामद की है। फिलहाल इसके कुछ सदस्य अभी भी फरार बताए जाते हैं। इस संबंध में क्षेत्राधिकारी उरई ने हमसे जानकारी साझा की। उसके मुताबिक इन लोगों के खिलाफ सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया और आगे की विधिक कार्रवाई शुरू कर दी गई है। देखिए, आज कोतवाली उरई पुलिस को खबर फर्रुखाबाद से है, जहां नवाबगंज के गांव मजना में डिग्री कॉलेज में आयोजित श्रीराम कथा में कलश शोभा यात्रा निकालकर कथा का शुभारंभ किया गया। वहीं कलश शोभा यात्रा को बैंड बाजों के साथ गांव के प्रसिद्ध मंदिरों में और गांव की मुख्य गलियों में घुमाया गया। साथ ही कथा पंडाल में अरविंद कुमार शास्त्री के द्वारा वैदिक मंत्रों के साथ हवन पूजन कर कलश स्थापित किए गए। खबर मथुरा से है, जहां छाता स्थित मेवाराम मैरिज होम में भारतीय जनता पार्टी छाता इकाई ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 9 साल सेवा सुशासन और गरीब कल्याण के रूप में पूर्ण होने पर लाभार्थी सम्मेलन का आयोजन किया। इस आयोजन में कैबिनेट मंत्री और क्षेत्रीय मंत्री मुख्य अतिथि के रूप में पधारे। वहीं मुख्य अतिथियों का स्वागत कार्यक्रम संयोजक पंडित शोभाराम दुपट्टा और ठाकुर बाकी बिहारी जी की तस्वीर भेंट कर किया। इसके तत्पश्चात क्षेत्रीय महामंत्री नागेंद्र सिकरवार ने उपस्थित जनता के सामने विपक्षी दलों पर हमला बोलते हुए मोदी सरकार द्वारा 9 सालों में किए गए विकास कार्यों और उपलब्धियों को गिनाया। जी मंत्री जी बताएं, आज ये लाभार्थी सम्मेलन था, इसका क्या उद्देश्य रहा? जी, जो इस 9 वर्ष में भाजपा सरकार ने गली गली ढूंढ ढूंढ के लोगों को उनका हक दिलाने का काम किया है, ऐसे सभी लाभार्थी जो सैकड़ों योजनाओं से सरकार के साथ जुड़े हैं, जो एक सुशासन व्यवस्था में सरकार जिनको लेके आई है, जहाँ पे गुड गवर्नेंस का नारा लेके प्रधानमंत्री जी ने 2014 में शुरुआत की थी, उस जो लाभार्थियों की संख्या नीचे तक है, उनमें जो आत्मविश्वास है उसको देखने के लिए, उसको जानने के लिए ये लाभार्थी सम्मेलन है। आप सभी जैसा देखा होगा, इतने लंबा ये कार्यक्रम चला, बहुत मौसम भी खराब है, उसके बावजूद भी जो विश्वास लोगों ने यहाँ शांति से बैठ के सुना है, मुझे लग रहा है कि यही भाजपा की एक जो हम जमीन पे कार्य करना चाहते थे, जो हम सेवा सुशासन का मंत्र लेके चले थे, वो पूर्ण हुआ है। आज हम उस मंत्र को जी पा रहे हैं, उसका एक प्रकटीकरण यहाँ पे हम सभी को देखने को मिला है। तो कहीं ना कहीं ये लाभार्थी जो सम्मेलन का जो आयोजन किया जा रहा है, ये 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर नहीं भैया, अकेले आप देखेंगे पिछले 1 महीने से 1 जून से हमने 9 वर्ष पूर्ण होने के बाद से हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, विस्तार से केंद्रीय मंत्री और पदाधिकारी, ऐसे सीनियर पदाधिकारी भी अलग अलग जिलों में आए। ऐसे 12-13 तरह के कार्यक्रमों की रचना और पूरे अभी विधानसभा स्तर के ये कार्यक्रम चल रहे हैं। 21 तारीख से हर बूथ पे कार्यक्रम, घर घर संपर्क, ऐसे अनेकों अभियान होंगे। तो लाभार्थी सम्मेलन उस बड़े जो अभी संपर्क अभियान है, उसका एक हिस्सा है। इस सिर्फ लाभार्थी सम्मेलन करना भाजपा का कोई उद्देश्य नहीं है। हम मानते हैं कि उनका हक है और उनको उनका हक देने का काम हमने किया है। फिर जो आयोजित किया गया, आपने प्रदेश सरकार और
जो केंद्र सरकार की उपलब्धियाँ हैं कि नहीं, क्या कुछ कहा आपने? ये जो 9 साल के अंदर जो सरकार ने जो 70 साल 75 साल जो आज़ादी के हुए 47 के बाद, उसके बाद जो नीचे का ढांचा हमारा कमज़ोर था, यानी कि गरीबों तक अभी तक घर घर में पानी पहुंच जाए, जो हम लोग नारा अपना सामान्यतः देसी भाषा में क्या कहते हैं, रोटी कपड़ा और मकान, उस चीज़ की व्यवस्था अभी तक नहीं थी। वो व्यवस्थाएं करके समाज को मजबूत करके उसको सुदृढ़ करके वो देश जो गति पकड़ रहा है उस गति के साथ पूरा समाज भी चल सके, इसलिए ऐसे जो लाभार्थी हमने 9 साल के अंदर, वो लाभार्थी नहीं, वो हमारे परिवार का सदस्य हैं, उनको जिनको आवास मिले हैं, जिनको शौचालय मिले हैं, जिनको उज्ज्वला योजना के अंदर जिनको सौभाग्य के कनेक्शन मिले हैं, जिनको ऐसे अनेक किसानों को किसान सम्मान निधि है, इस तरह के अनेकों तरह की जो योजनाएं चली हैं सरकार की, उनका जिन जिनको लाभ मिला वो हमारे परिवार के मेंबर हैं। उनको जा करके उनको एकत्र करके उनको पूछना, उनके अनुभव लेना कि अब उनके जीवन में इन जो चीज़ें हमारी योजना, इनसे क्या परिवर्तन आया जीवन के अंदर, उस परिवर्तन से हम लोगों को और प्रेरणा मिलती है। ये कोई देने का विषय नहीं, ये उनके अधिकार का, जैसा राहुल जी ने कहा, तो उससे हमको और प्रेरणा मिलती है कि क्या क्या हम ये सरकार और कर सकती है और कैसा समाज के अंदर ऐसा अनुभव जा रहा है। ये 9 साल के बाद इसको हमने 9 साल के बाद इस तरह के कार्यक्रम करके ऐसी 403 विधानसभा जो उत्तर प्रदेश की है, उन 403 विधानसभा में इसी प्रकार के लाभार्थी सम्मेलन हमने कर करके उन लाभार्थियों तक पहुँच करके उन लाभार्थियों के जीवन का अनुभव लेने का काम इस सम्मेलन के द्वारा किया है। मुझे बताइए, आज आपके नेतृत्व में लाभार्थी सम्मेलन आयोजित किया गया, क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? मैं बस इतना कहना चाहूँगा कि इस लाभार्थी सम्मेलन में जितने भी अतिथि आए, जो भी अतिथि आए, आदरणीय राहुल जी, आदरणीय नरेंद्र शेखरवार जी, आदरणीय माननीय मंत्री जी और सभी आगंतुकों का मैं अपनी तरफ से बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। और जिन लोगों की वजह से, जिस लाभार्थियों की वजह से, जिन सज्जनों की वजह से, जिन बुजुर्गों की वजह से इस लाभार्थी सम्मेलन को सफल कर पाए, मेरे एक टेलीफोन पर जो इतनी बड़ी संख्या में यहाँ आए, मैं उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, सबका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ। जय सिया राम। खबर आगरा से है, जहां के द्वई पार्क होटल विश्वास पर कथावाचक डॉक्टर प्रज्ञा भारती के मुखारबिंद से श्री राम कथा का वर्णन किया जा रहा है। वहीं श्री राम कथा के दूसरे दिन कथावाचक ने बड़े सुंदर तरीके से शिव महिमा का भी वर्णन किया और सुंदर सुंदर भजन भी सुनाए। कथा का रसपान करने आए सभी भक्त झूमते गाते हुए नजर आए। श्री राम कथा के आयोजक कार्यकर्ताओं ने बताया कि श्री राम कथा सुनने के लिए भक्त काफी संख्या में आ रहे हैं और कथावाचक डॉक्टर प्रज्ञा भारती के मुखारबिंद से कथा सुन प्रसन्न मुद्दा में दिखाई दे रहे हैं। जय सिया राम। आज जैसा कि अपनी जो कथा 18 जून से प्रारंभ हुई थी, जो कि भव्य कलश यात्रा के साथ कथा का शुभारंभ हुआ था, आगाज हुआ था और भक्तजनों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। कल कथा के प्रथम दिन में राम जी की महिमा का गुणगान हुआ। आज कथा का द्वितीय दिन है जिसमें शिव चरित्र, शिव महिमा और श्री राम की महिमा का गुणगान हुआ है। और कल प्रभु श्री राम का जन्म उत्सव धूमधाम से मनाया जाएगा। सभी भक्तजनों से विनम्र निवेदन है कि अधिक से अधिक संख्या में पहुंचकर प्रभु श्री राम के जन्म दिवस को धूमधाम से मनाएं, जैसे कि हमने कलश यात्रा में शुभारंभ और आगाज किया था। सभी से निवेदन, जय सिया राम। डॉक्टर साहब, क्या माने किस तरह से श्री राम कथा का आज पहला दिन है? डॉक्टर एस.एन. गुप्ता, निवासी जयदेवी हॉस्पिटल दिल्ली के आगरा से हूँ। मैं और मिस्टर नरेश गोस्वामी मिलकर इस रामकथा का आयोजन कर रहे हैं और आज कथा का कल प्रारंभ हुई थी। आज दूसरा दिन कथा का है जिसमें कि आज शिव महिमा और राम कथा का एक तरह से रामचरित्र की बताई जाएगी। कल रामचंद्र जी का जन्मदिन है और मैं सभी लोगों से, आप सब लोगों से और पब्लिक से हाथ जोड़ के करबद्ध निवेदन करता हूँ कि कल ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आकर इस राम कथा का आनंद लें और भगवान श्री रामचंद्र जी के बाल स्वरूप का दर्शन करें। जय सिया राम। खबर इटावा से है, जहां मौलिक अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी शास्त्री जो लोगों को अपने अधिकारों के प्रति जागरूक करने के लिए संपूर्ण भारत में जो अभियान चला रहे हैं, वो जनपद इटावा के कस्बा जसवंत नगर में पहुंचे और आइए सुनते हैं हमारे संवाददाता ने उनसे क्या कुछ खास बातचीत की। मैं जेपी शास्त्री, राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलिक अधिकार पार्टी, भारत के संविधान प्रचार यात्रा के माध्यम से भारत के संविधान के जो अनुच्छेद हैं, जो भाग हैं, जनता के लिए कल्याणकारी हैं, उनके संदर्भ में हम बात बताना चाह रहे हैं। जैसे भारत के संविधान की प्रस्तावना में लिखा गया है
कि जनता को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय मिले। लेकिन आज सामाजिक न्याय के नाम पर देश की महामहिम राष्ट्रपति मुर्मू जी को संसद के उद्घाटन में नहीं बुलाया गया। उधर रामनाथ कोविंद जी को मंदिर की सीढ़ियों पर बैठकर पूजा करने को मिला। अखिलेश जी के साथ ये हुआ कि मुख्यमंत्री आवास छोड़ने के बाद मुख्यमंत्री आवास गंगा जल से धोया गया। मतलब यह है कि सामाजिक न्याय नहीं मिल पा रहा है। आर्थिक न्याय का मतलब है कि देश की 105 करोड़ जनता 105 किलो राशन के लिए दौड़ रही है। 105 करोड़ जनता। राजनीतिक न्याय का मतलब है कि उत्तर प्रदेश में 40.5% अति पिछड़ा वर्ग है, जिसे राजनीति में क्या कहते हैं कि दाल में नमक की तरीके से उसको टिकट दिए जाते हैं। उनकी भागीदारी का हनन हो रहा है। भारत के संविधान में जो संविधान है, संविधान में भाग 1 से लेकर के 4 तक, तो भारत के संविधान का भाग ये कहता है कि देश का नाम, और इस देश का नाम पर लिखा गया है इट इज़ इंडिया दैट इज़ भारत। लेकिन आज भारत और इंडिया ना कह करके देश के प्रधानमंत्री इसको हिंदुस्तान के नाम से पुकारते हैं। भाग 2 में लिखा गया है कि देश की नागरिकता क्या होगा, यानी देश का नाम हो गया, इसमें नागरिकता क्या होगी। तो नागरिकता पर आज जानते हैं, नागरिकता पर भी प्रश्न खड़ा कर दिया गया है। तो CA लाया जा रहा है, CAB लाया जा रहा है, NRC लाई जा रही है, NPR लाया जा रहा है। ये सब नई बात खड़ी की जा रही है। भाग 3 में जो बुनियादी हक है, मौलिक अधिकार है, उन मौलिक अधिकारों की श्रेणी में संपत्ति के अधिकार 1978 में ख़त्म करके कानूनी 300 का कानूनी अधिकार में बदल दिया गया। और क्या कहते हैं 15/4/16/4 जो सामाजिक और शैक्षिक पर समापन की बात है, तो 52% पिछड़े वर्गों को मात्र 27% आरक्षण दिया गया। वहीं 10% क्या कहते हैं सवर्ण आरक्षण जो संविधान में नहीं था, उसको 3 दिन के अंदर, एक दिन लोकसभा, दूसरे दिन राज्यसभा और तीसरे दिन क्या कहते हैं राष्ट्रपति से दस्तखत करा करके दे दिया गया। अब रही बात है कि इन मौलिक अधिकारों के बाद मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है। तो और भाग 4, यानी जो भाग 4 है राज्य का नीति निर्देश है, सरकार को कैसी पॉलिसी बनानी, कैसी नीतियाँ बनानी है, ये संविधान के भाग 4 में है। तो भाग 4 का 39 का कहता है प्रत्येक महिला और पुरुष को जीविका के पर्याप्त साधन सरकार उपलब्ध कराए। और साधन उपलब्ध कराने के लिए 39 का में संविधान कहता है कि महिला और पुरुष को जीविका के साधन जल, जंगल, जमीन में उपलब्ध कराए। इसका मतलब हुआ कि संविधान के अनुच्छेद 243 में कहा गया है कि यानी सरकार चकबंदी कराए और चकबंदी से पर्याप्त आवास, व्यवसाय और कृषि भूमि पात्र व्यक्तियों को उपलब्ध कराई। 39 का कहता है कि जो वित्त है सकल घरेलू उत्पाद से प्राप्त वस्तुओं से प्राप्त जो राशि आय है वो मतदाता के खाते में जानी चाहिए। आज 12,500 रुपये प्रत्येक मतदाता के खाते में जाना चाहिए, लेकिन उसको न डाल करके सरकार इधर उधर की योजनाएं बना करके लूट रही है। 39 घ में लिखा गया है कि यानी समान कार्य के लिए समान वेतन। लेकिन अभी हम बेसिक एजुकेशन को देखते हैं, प्राइमरी में देखते हैं अध्यापक को ये 60-70 हज़ार रुपया दे रहे हैं, वही शिक्षा मंत्री को 10,000 रुपया दे रहे हैं, अन्वेषक को 60,000 रुपया दे रहे हैं। समान कार्य समान वेतन के नाम पर उल्लंघन हो रहा है। तो 39 अंगा में लिखा गया है कि जो कर्मकार हैं, जो श्रमिक हैं, मेहनत कर मजदूर हैं और जो सुकुमार हैं, जो 14 वर्ष तक के बच्चे हैं, उनका पूरा संरक्षण सरकार करेगी। आपकी मौलिक पार्टी राजनीतिक क्षेत्र में क्या उभर के आ रही है, किस तरह से? नहीं, मौलिक अधिकार पार्टी राजनीतिक क्षेत्र में बढ़ कर के आ रही कि आगामी जो लोकसभा का चुनाव होगा उसमें मौलिक अधिकार पार्टी सारी सीटों पर अपने बलबूते पर चुनाव लड़ेगी। लोकसभा की 80 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। ये तैयारी हम कर चुके हैं। जनता का कितना विश्वास मिल रहा है? जनता का विश्वास मिल रहा है। जनता का विश्वास हासिल करने के लिए यानी हम संविधान प्रचार यात्रा निकाले हुए हैं, जनता को बता रहे हैं तुम्हारे अधिकार क्या है। इस तरीके से केवल यात्रा निकाल रहे हैं कि आयोजन भी कर रहे हैं सभा का? कहीं सभा आपने की है? सभा नहीं, क्योंकि अभी सभा नहीं कर रहे हैं। केवल हम बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर रहे हैं। माल्यार्पण करने के बाद पत्रकारों से वार्ता कर रहे हैं, बस 2 काम हो रहा है। सभा आयोजन नहीं हो रहा है।
कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण करना और इसके बाद पत्रकारों से, क्योंकि हमारा जो पत्रकार है वो बड़ी मेहनत करता है, पत्रकारिता जोखिम भरा काम है, लेकिन आज तक पत्रकारों को संरक्षण नहीं मिला। हम मीडिया आयोग के गठन की बात करते हैं, जिस दिन मीडिया आयोग का गठन हो जाएगा उस दिन हमारे पत्रकार बंधु सुरक्षित हो जाएंगे। सर पिछले कुछ दिनों से देखा जा रहा था, खबर जालौन से है, जहां जनपद जालौन में बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने में लापरवाही बरतने पर मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने कानूनी हंटर चलाया। वहीं माधवगढ़ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में ड्यूटी पर तैनात महिला चिकित्सक के अनुपस्थित पाए जाने पर उनके 1 दिन का वेतन रोकने का आदेश दिया गया और कारण बताओ नोटिस देकर स्पष्टीकरण मांगा। साथ ही उन्होंने साफ तौर पर संदेश दिया कि लापरवाही किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सर पिछले कुछ दिनों से देखा जा रहा था कि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों की और अन्य जो स्वास्थ्य इकाइयाँ हैं वहाँ पर कुछ डॉक्टर्स भी बिना कारण बताए अनुपस्थित पाए जा रहे थे, खासकर महिला चिकित्सक के लिए। उसको लेकर क्या अपडेट है, क्या कर रही है? सबको ये निर्देश हैं और सबने शपथ पत्र दिए हैं कि वो मुख्यालय पर रह के निवास करके अपनी सेवाएं जो उनका ड्यूटी में है वो करेंगे, संपादित करेंगे। इसमें यदि कोई लापरवाही होती है तो इसमें सभी चिकित्सा इकाइयों के प्रभारियों की जिम्मेदारी तय करी जाएगी। कभी कभार अवकाश की स्थिति होती है, किसी को जरूरत पड़ जाती है तो वो नियमानुसार अवकाश सबको कर्मचारियों को दे होते हैं, वो भी ले सकते हैं। लेकिन अगर कोई नियम मतलब वैधानिक रूप से स्वीकृत अवकाश करा के नहीं जाता है और उस तरह का कोई भी प्रकरण हमारे संज्ञान में, जैसे आपके सामने भी एक माधवगढ़ का मामला आया जिसमें 2 महिला चिकित्सक हमारी तैनात हैं और वहाँ पे उसका मेडिको लीगल नहीं किया गया, तो मैंने तुरंत उसको MIC को फ़ोन करके बात की उससे, और जो डॉक्टर अनुपस्थित उसके वेतन काटने के, अनुपस्थित मानते हुए वेतन काटने के निर्देश दिए हैं। और जिसको उसने बताया कि अवकाश पे, उसका मैंने प्रार्थना पत्र भी व्हाट्सएप के माध्यम से ही मांगा है कि वो प्रार्थना पत्र मुझे प्रेषित करें। तो इस तरह के हमारे लगातार ये चलता रहेगा। और अब मैं कल से ही जो है सुबह वीडियो कॉल के माध्यम से सभी चिकित्सा इकाइयों से रैंडम रूप से बात करते हुए उनकी उपस्थिति सुनिश्चित करूँगा। और इस तरह में किसी भी तरह की शिथिलता जो है जनता के लिए, जो स्वास्थ्य सेवाएं हम देने के लिए यहाँ पे हैं, उसमें किसी भी तरह की शिथिलता क्षम्य बिल्कुल नहीं होगी। जो नियमानुसार कठोरतम कार्रवाई होगी। खबर जालौन से है, जहां उत्तर प्रदेश सरकार के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और ऊर्जा मंत्री AK सिंह मिशन 2024 की तैयारियां परखने जालौन आ रहे हैं। आपको बता दें कि टाउन हॉल मैदान में आयोजित एक कार्यक्रम में जनता और कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। साथ ही सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं की समीक्षा बैठक और कुछ का स्थलीय निरीक्षण भी करेंगे। मोदी सरकार के 9 साल बेमिसाल, यानी भारतीय जनता पार्टी के 9 साल बेमिसाल की उपलब्धियां गिनाने उत्तर प्रदेश सरकार के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य आज जनपद जालौन के उरी नगर में आने वाले हैं। उरी नगर क्षेत्र में स्थित टाउन हॉल मैदान में यहाँ पर आकर वो जो है जनसभा को संबोधित करेंगे। इस संबंध में हमारे पास जो जानकारी है उसके मुताबिक 10:30 बजे के आसपास उनका उड़न खटोला पुलिस लाइन में आकर उतरेगा। वहाँ पर गार्ड ऑफ ऑनर के बाद वो टाउन हॉल मैदान पहुँचेंगे और वहाँ पर उत्तर प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार की 9 साल की उपलब्धियों, यानी भारतीय जनता पार्टी की सरकार की उपलब्धियों का तो लोगों को जो है बताएंगे। और उसके बाद मिशन 2024 ये लक्ष्य लेकर चल रहे हैं और इसी को लेकर आज वो विशेष रूप से यहाँ बुंदेलखंड के जनपद जालौन में आने वाले हैं। मिशन 2024 यानी उत्तर प्रदेश की सभी 80 की 80 लोकसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का परचम फहराने के लिए वहाँ यहाँ पर कार्यकर्ताओं को मूल मंत्र देने भी आ रहे हैं। यहाँ पर हालांकि वो इसके बाद उनका कार्यक्रम स्थलीय निरीक्षण का भी है, क्योंकि विभागीय अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक करने के बाद कुछ कार्य योजनाएं हैं जिनका वो स्थलीय निरीक्षण भी करेंगे। तो कुल मिला के अगर देखा जाए तो सूबे के उप मुख्यमंत्री का इस समय आना निश्चित तौर